ये कहानी रामगढ़ के राजा भान सिंह की है। भान सिंह की 3 पुत्रियां थी। उनकी तीनों पुत्रियां बहुत ही सुंदर थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मानसी था। मंझली राजकुमारी का नाम मधु था। सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम ममता था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा भान सिंह अपनी तीनों राजकुमारियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पिताजी, पूछिए। बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? भान सिंह का ये सवाल सुनकर सबसे बड़ी राजकुमारी मानसी हंसते हुए कहती है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। मधु, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप एक राजा हैं और मैं आपकी राजकुमारी, इसलिए मैं भी राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। भान सिंह अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी यानी ममता से पूछा, ममता, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। ममता की ये बात सुनकर भान सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने भाग्य का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा भान सिंह ने गुस्से में आकर अपनी सबसे छोटी बेटी ममता को एक जंगल में छुड़वा दिया। ममता को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे प्यास लगी। वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। वो तालाब के पास गई और उसने अपने हाथ मुंह धोए। तभी अचानक वो तालाब पूरी तरह सूख गया। वो आश्चर्य में पड़ गई। उस तालाब के नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ममता सीढ़ियों के सहारे से नीचे जाने लगी। नीचे जाकर उसने देखा कि वहाँ एक राजकुमार खड़ा है। वो उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक हिला डुला नहीं तो राजकुमारी ममता समझ गई कि ये एक मूर्ति है। राजकुमारी ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, वो मूर्ति एक दरवाजे में बदल गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ममता थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही और सोचने लगी। काफी देर तक सोचने के बाद वो उस दरवाजे से अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ है और बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। साथ ही बगीचे के बीचों बीच एक तालाब है। वो तालाब के पास गई। राजकुमारी ममता ने तालाब से पानी और बगीचे में गिरे हुए फल खाए और खाकर सो गई। तभी उसके सपने में एक परी आई। बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। डरो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तो तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा। उस राजकुमार को छू लेना। तुम जैसे ही उस राजकुमार को छुओगी, वो एक बहुत बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चली जाना। अंदर जाते ही तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे जिसमें 3 सुंदर राजकुमार दिखाई देंगे। वो दिखने में तो एक जैसे होंगे। तुम उन तीनों को छूती हुई आगे बढ़ना। वो तीनों जाग जाएंगे। तब तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा। जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगी तो तुम्हें उसके अंदर एक सुंदर सा राजकुमार नजर आएगा। जैसे ही तुम उसे छुओगी वो जाग जाएगा। उसके जागते ही तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना। वही तुम्हारा पति होगा। इतने में ममता की आँख खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठ गई। ये सब क्या हुआ? क्या वो सब एक सपना था? क्या सच में ऐसा होगा? ममता सोचती रही और उसका पूरा दिन सोचते सोचते निकल गया। अगली सुबह ममता ने बगीचे से कई सारे फूल उठाए और उन फूलों से हार बनाने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसे एक राजकुमार दिखाई दिया। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उस परी ने मेरे सपने में कहा था। ममता ने उस राजकुमार को छुआ। वो एक दरवाजे में बदल गया। ममता आगे चली गई।
फिर उसने महल को देखा। वे महल के अंदर चली गई और 3 राजकुमारों को छुआ। उसके बाद उसे एक दरवाजा नजर आया। वो उस दरवाजे के अंदर गई और उसने वहाँ खड़े राजकुमार को छुआ। राजकुमार के जागते ही ममता ने उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से माला निकाल ममता के गले में डाल दी। महल में शहनाई की आवाज आने लगी। दोनों ने विवाह किया। सब ठीक था, लेकिन ममता के मन में अभी भी एक बात चल रही थी। वो उस राजकुमार से कहती है, मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। आप कौन हैं और वो 3 राजकुमार कौन हैं? आप सबका पुतला बनने का क्या रहस्य है, मुझे बताइए। वो तीनों राजकुमार मेरे भाई हैं। हम सबको एक श्राप मिला था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक हिरण और एक हिरनी का शिकार किया था, जिस वजह से वो दोनों बहुत घायल हो गए। लेकिन मरते मरते उन दोनों ने मेरे तीनों भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली, मैं भागा भागा वहाँ गया। उन्होंने मुझे भी ये कहते हुए श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसलिए तुम भी पाप के भागी हो। मैं उनसे माफी मांगने लगा। मेरे कई बार माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसका एक उपाय बता सकता हूँ। जब भी कोई धर्मोत्तम कन्या तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छुएगी, तुम सब वापस पहले जैसे हो जाओगे। आज तुमने आकर हमें एक नया जीवन दिया है। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ममता ने भी उनके साथ हुई सारी बात बताई और ये भी बताया कि किस तरह बिना अपराध के उसे दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुँची। उसकी बातें सुनकर राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थोड़ी दिन बाद राजकुमार का राज तिलक किया गया और वो राजा बन गया और ममता रानी। दोनों अपने राज्य पर राज करने लगे। उनके राजा रानी बनने से उनकी प्रजा बहुत खुश थी। उनके राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन थोड़े दिनों बाद राजकुमारी ममता को अपने पिता की याद आने लगी और वो उदास रहने लगी। एक दिन, क्या हुआ ममता, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। मेरी बहनें, पिताजी सब पता नहीं कैसे हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। शायद अब तक तो मेरे पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। तुम परेशान मत हो, हम कल ही तुम्हारे राज्य जाएंगे। अगले दिन दोनों राजगाड़ी के साथ रामगढ़ राज्य पहुँचे। जब राजा भान सिंह ने देखा कि कोई राजा अपने सिपाही, घोड़े, हाथी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वो डर गए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका अपना सारा खजाना खाली हो चुका था और उनके दोनों बड़े दामाद उनसे राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। उनकी प्रजा भी दुखी थी। राजा भान सिंह बहुत परेशान हो चुके थे। जब राजकुमार और राजकुमारी ममता उनके सामने आए, तो भान सिंह ममता को रानी के भेष में पहचान ही नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उन्होंने पहचाना कि वो उनकी बेटी ममता है। वो उसे देखते ही रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो ममता, मैंने तुम्हें सच बोलने की सजा दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में ना छोड़ते तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते। इतना सुनते ही भान सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगी। रेखा की हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उसके मृत शरीर देख उसकी बेटी और उसका पति बहुत रो रहे थे। माँ, आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा। पड़ोस में रहने वाली काकी कहती है, राजेश बेटा, खुद को संभालो। तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अब रेखा हम सबको छोड़कर चली गई है। थोड़ी देर बाद राजेश अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रेखा के जाने के बाद गांव की लड़कियां सोनाक्षी को चिढ़ाने लगती है, क्योंकि उसका रंग काला था। वो लड़कियां सोनाक्षी की माँ के होते हुए जब भी उसका मजाक बनाते थे तो रेखा उन्हें बहुत डांटती थी।
लेकिन रेखा के जाने के बाद वो लोग पहले से भी ज्यादा सोनाक्षी का मजाक बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश अकेले 10 साल की सोनाक्षी को नहीं संभाल पा रहा था। एक दिन सोनाक्षी सो रही थी, तभी राजेश मन में सोचता है, बहुत कोशिश के बाद भी मैं सोनाक्षी को अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। सोनाक्षी को इस उम्र के पड़ाव में माँ की जरूरत है। मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। कुछ हफ्ते बाद राजेश मीनू नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। शादी के 2 साल बाद मीनू को एक बेटी होती है। मीनू की बेटी बहुत गोरी थी। हॉस्पिटल में राजेश सोनाक्षी से कहता है, देख बेटी, तू बड़ी दीदी बन गई है। खबरदार जो अपनी काली बेटी का साया मेरी बेटी के ऊपर आने दिया तो। ये कैसी बातें कर रही हो? सोनाक्षी हमारी बेटी है। सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली के काले साई की वजह से मेरी गोरी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। ना बाबा ना, मैं तो इसे अपनी गोरी बेटी से दूर ही रखूंगी। मीनू की इन बातों से राजेश को बहुत दुख होता है। उस दिन से राजेश मीनाक्षी के भविष्य के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अब माँ के साथ साथ सोनाक्षी के पापा का साया भी उसके ऊपर से हट गया था। कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक दिन मीनू की बेटी शर्लिन धूप में खेल रही थी, तभी मीनू बोलती है, शर्लिन, धूप में क्यों खेलती हो? मेरी गोरी बेटी का रंग कहीं सांवला ना हो जाए। मम्मी, धूप में खेलने की वजह से मेरा रंग सोनाक्षी दीदी के जैसा हो जाएगा क्या? नहीं शर्लिन, मैं सांवला रंग बोल रही हूँ। सोनाक्षी तो काली है। और हाँ, सोनाक्षी के साथ ज्यादा घुल मिल कर मत रहना, वरना उसका असर तुम पर भी होने लग जाएगा। मीनू की ऐसी बातें सुनकर शर्लिन अपनी बड़ी बहन से नफरत करने लगती है। धीरे धीरे शर्लिन सोनाक्षी से दूर रहने लगती है। मीनू अपनी बेटी को अपने पास सुलाती थी और सोनाक्षी को जमीन पर सोने देती थी। एक दिन मीनू अपनी बेटी के लिए सुंदर सा ड्रेस लेकर आती है। ये देख मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। सोनाक्षी शर्लिन की ड्रेस देखने लगती है। तभी शर्लिन बोलती है, मम्मी देखो, ये काली कलूटी बैंगल लूटी मेरी ड्रेस को बुरी नजर से देख रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम गुस्सा मत हो। मेरे लिए जूस ले आ। सोनाक्षी शर्लिन के लिए जूस ले आती है। मैं आज ये ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। दरअसल 2 दिन पहले जो सैंडल लेकर मैं आई थी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए तो मेरा सैंडल ढूंढ। सोनाक्षी शर्लिन का सैंडल ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे सैंडल मिल जाता है। शाम को शर्लिन तैयार होकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी सोनाक्षी को बहुत तंग कर रहे थे। शर्लिन बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए सोनाक्षी मीनू से कहती है, माँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो। शर्लिन जैसे बड़े स्कूल में नहीं, कम से कम किसी छोटे स्कूल में ही करवा दो। शर्लिन भी तो पढ़ाई करती है, फिर मैं क्यों नहीं? शर्म नहीं आई मेरी बेटी से अपनी बराबरी करते हुए? खुद को देख और उसे देख और खुद सोच, उससे बराबरी करने लायक है? मैं बराबरी कहाँ कर रही हूँ माँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि किसी छोटे स्कूल में ही मेरा एडमिशन करवा दो। अच्छा, छोटा या बड़ा स्कूल नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई में मेरी बेटी जितनी तेरे पास डिग्री हो। मैं तुझे अनपढ़ बनाकर रखना चाहती हूँ और अपनी बेटी को पढ़ी लिखी। मीनू की ये बात सुनकर सोनाक्षी रोने लगती है। ये गलत है माँ। तू बताएगी मुझे क्या सही है और क्या गलत? मैंने कह दिया ना, तू स्कूल नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। घर की सफाई में ध्यान दे। वैसे तो तेरे काले चेहरे की वजह से तेरी शादी हो पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तुझे घर का काम आता होगा तो शायद कोई तेरे से शादी कर ले और मेरा बोझ खत्म हो। फिर सोनाक्षी थोड़ी ऊंची आवाज में मीनू को कहती है, नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं पढ़ाई जरूर करूँगी। आपने आज तक जो किया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मैं चुपचाप नहीं सहूंगी। सोनाक्षी की ये बात सुनकर मीनू उसे बहुत मारती है और घर से बाहर निकाल देती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और सोनाक्षी बारिश में घर के बाहर बैठकर भीग रही थी। उस दिन गांव के सभी लोग सोनाक्षी को घर के बाहर भीगते हुए देख लेते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि मीनू सोनाक्षी के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। उसी गांव की एक औरत सोनाक्षी को देखकर अपने मन में सोचती है,
ये मीनू तो सोनाक्षी के साथ बहुत गलत कर रही है। उसके पिता के बनाए हुए घर में रहकर उसे ही घर से बाहर निकाल दिया है। मैं ये सारी बात मुखिया जी को बताऊंगी। वो औरत उसी वक्त मुखिया जी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। अगले दिन मुखिया जी मीनू को उसकी दोनों बेटियों के साथ बुलवाता है और उसे कहता है, मीनू, राजेश ने तुमसे शादी की थी सिर्फ सोनाक्षी का ख्याल रखने के लिए, और उसके जाने के बाद तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोनाक्षी के साथ तुम जो भी करती हो वो सब हमसे छुपा नहीं है। बताओ सोनाक्षी, तुम क्या चाहती हो? मुखिया जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन माँ मुझे पढ़ाई के लिए रोक रही है। मीनू, तुम्हें सोनाक्षी को पढ़ाना ही होगा। इस तरह उस बच्ची के पर नहीं काट सकती हो। अगर तुम दोनों माँ बेटी ने सोनाक्षी के साथ भविष्य में कुछ भी गलत करने की सोचा तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मुखिया जी, मैं कल ही सोनाक्षी का एडमिशन करवा दूंगी। उसके बाद तीनों घर आ जाते हैं। घर आकर शर्लिन रोब दिखाते हुए बोलती है, मम्मी, मुझे तो पहले शक था, लेकिन अब मैं कंफर्म हो गई हूँ। ये मेरी सुंदरता से जलती है। मम्मी, आप इसकी पिटाई करो। इस काले के रोने की आवाज सुनकर मुझे बहुत मजा आता है। मीनू सोनाक्षी की पिटाई करने लगती है। तूने ही मुखिया जी को सारी बात बताई है ना जाकर? नहीं माँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। झूठ बोल रही है ये मम्मी। आप खुद ही सोचो, अगर इसने नहीं बताई तो मुखिया जी को बात कैसे पता चली? लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, स्कूल में तो इसका एडमिशन करवाना ही होगा। मुखिया जी के डर से मीनू अगले ही दिन सोनाक्षी का एडमिशन भी करवा देती है। सोनाक्षी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बहुत बड़ी हो जाती है। दोनों बहनों की 12वीं का रिजल्ट आ जाता है। सोनाक्षी खुशी से अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ये देखो मेरा रिजल्ट। मैंने स्कूल में टॉप किया है। इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, इसलिए अब मेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। तभी चुड़ैल स्कूल में आज इतना चहक रही थी। तेरे कॉलेज आई की वजह से मैं 12वीं में फेल हो गई हूँ। तुम पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से फेल हुई हो। मैंने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर मैंने टॉप किया है। कल मुही अपनी सफलता के बारे में बताकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है। मेरा चांद सा सुंदर चेहरा है और तो अमावस की रात। मम्मी, इसे 2 दिन तक खाना मत देना। ठीक है, तू जो कहेगी वही होगा। मीनू 2 दिन तक सोनाक्षी को खाना नहीं देती है, लेकिन सोनाक्षी जैसे तैसे दिन निकाल लेती है। 5 साल और बीत जाते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर सोनाक्षी कॉलेज की प्रोफेसर बन जाती है। क्या कहा तूने? अगर तू बाहर काम करने लगेगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? शर्लिन, मैं चौका बर्तन के लिए अपना सपना नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सुनकर शर्लिन सोनाक्षी को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। सोनाक्षी को अब इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शर्लिन अपने चेहरे पर ब्लीच लगाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद शर्लिन देखती है कि उसके चेहरे पर बड़े बड़े मोटे मोटे दाने हो गए हैं। अपना ये रूप देखकर शर्लिन जोर से रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे ये क्या, तेरे चेहरे को क्या हो गया है? पता नहीं मम्मी, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? अरे रे रे रे, मेरी चांद सी खूबसूरत बच्ची के चेहरे पर क्या हो गया? सोनाक्षी वहाँ पर आती है और शर्लिन को गले से लगा लेती है। डरो मत शर्लिन, लगता है तुम्हारी ब्लीच ने उल्टा असर दिखाया है। मैं एक बहुत अच्छे त्वचा के डॉक्टर को जानती हूँ, तो मेरे साथ उनके पास चलो, फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। शर्लिन सोनाक्षी के साथ त्वचा के डॉक्टर के पास जाती है। 1 महीने के अंदर अंदर शर्लिन का चेहरा पहले की तरह हो जाता है। सोनाक्षी, मैंने अपने गोरे रंग पर गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मैं फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं अपनी छोटी बहन को रोते हुए नहीं देख सकती। पुरानी बातों को भूल जाना अच्छा होता है। उसके बाद दोनों माँ बेटी सोनाक्षी से माफी मांगते हैं। सारी गलती तो मेरी है, मैंने ही शर्लिन को सौतेलेपन की सीख दी है। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनाक्षी अपनी माँ बहन के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।